नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र का रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन यानी 24 और 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। दौरे पर अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार को संभाजी नगर में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस बैठक में सीट आवंटन पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी को 155 से 160 सीटें, शिंदे गुट को 80 से 85 सीटें, अजीत पवार गुट को 55 से 60 सीटें देने पर विचार किया गया। इसके साथ ही बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने कहा कि सीट आवंटन को लेकर हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। काउंसलिंग के जरिए बातचीत चल रही है। जब अंतिम सीट आवंटन हो जाएगा तो हम घोषणा करेंगे कि कौन सी सीट कौन चुनेगा। वहीं बीजेपी ने चुनाव की पहले तैयारियों के लिए 13 बाहरी नेताओं की भारी भरकम फौज को मैदान में उतार दिया है। इसमें से दूसरे राज्यों के 6 संगठन मंत्रियों को महाराष्ट्र के चुनाव में उतारा गया है, तो 7 पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को भी महाराष्ट्र में काम पर लगा दिया गया है। ये सभी नेता महाराष्ट्र में अपनी जिम्मेवारी वाले क्षेत्रों में काम शुरू भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में लगाए गए बाहरी नेताओं में वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर, तो एमपी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को यवतमाल और वर्धा जिले का काम सौंपा गया है। एमपी के तीसरे बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा को महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले का काम दिया गया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन को सूबे के अहमदनगर का काम मिला है, तो वहीं कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र का काम सौंपा गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जीताऊ जोड़ी यानी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को पहले से ही काम पर लगा दिया है। भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र प्रवास पर ज्यादा समय रहते हैं और पार्टी की रणनीति को धार देने में लगे हैं। बीजेपी इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जातीय और सामाजिक समीकरण के लिहाज से अलग अलग रणनीति बना रही है। बीजेपी ने रणनीति बनाया है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी के उम्मीदवारों को भी बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरण की तारतम्यता के साथ बैठाकर टिकट बांटा जाएगा। तो महाराष्ट्र का रण बेहद ही रोचक हो गया है। ऐसे में बीजेपी तो खैर वहां पर बैठकों का सिलसिला कर ही रही है। अब 5 अक्टूबर को सूचना मिली है कि राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, यानी तमाम पार्टियां अब बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आने लगी हैं। और महाराष्ट्र के रण को कौन भेदेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी तो खैर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से रत्नेश मिश्रा साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से शान खान साहब जुड़े हैं, और यदि एनसीपी अजित पवार गुट की बात करें तो उनके तरफ से मुकलेक शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा साहब आप ही के पास आते हैं, क्योंकि चुनौती आपके लिए सबसे ज्यादा है। बीजेपी में एक तो यह भी चर्चा चल रही है कि आपके वहां के सबसे कद्दावर माने जाने वाले नेताओं में से एक आपके मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को शायद दिल्ली जाना पड़े। इस पर मुहर नहीं लगी है। क्या आपने मन बना लिया है कि अब महाराष्ट्र की सियासत से फडणवीस साहब को ट्रांसफर करके केंद्र की सियासत में लाया जाए, या फिर वह कार्ड आपका काम नहीं कर पाया पूरे तरीके से 2019 में और काफी हद तक 2024 के लोकसभा चुनावों में भी? ऐसे में महाराष्ट्र का किला कैसे भेदेंगे मिश्रा साहब? कुणाल जी आपको और मेरे
सर। देखिए कुणाल जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बड़े ही संगठनात्मक तरीके से लड़ती है और बड़ी एक तेज तर्रार और एक धारदार योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अब चुनाव में हार होना जीत होना ये तो जनता का जनादेश होता है, उसको हम अगर जीतते हैं तो साहस स्वीकार करते हैं और हारते भी हैं तो भी हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारी जो राजनीतिक प्रणाली और सोचता रही है वो हमें इसी बात को लेकर इंगित करती है। लेकिन जिस तरह से आप देखें, अगर जो मुख्य राजनीतिक दल है महाराष्ट्र के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अजीत पवार गुट हो, चाहे वो शिंदे गुट हो शिवसेना का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे अन्य छोटे दल हो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले महाराष्ट्र में चुनावी समर में उतर चुकी है, अपने सारे योद्धाओं को उतार चुकी है, अपनी सारी टीम उतार चुकी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग शुरू से लेकर अंत तक चुनाव को एक रणनीति के साथ लड़ते हैं और जीतने के लक्ष्य के साथ लड़ते हैं। तो हमारी स्थिति स्पष्ट है। अब कौन केंद्र में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये अभी हमारे लिए क्या कहते हैं बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है कि किस प्रकार हम महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छा शासन दे सकें, किस प्रकार इस बार फिर हम महाराष्ट्र की जनता का विश्वास जीतने में आप ही तो शासन में है मिश्रा साहब, आप ही तो शासन में, फिर दोबारा आश्वासन में। तो यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबसे बड़े फोर्स की बात की, मैन पावर की बात की, महाभारत का वो किस्सा मुझे याद आ गया सर। कौरवों की सेना सबसे बड़ी थी, नारायणी सेना उनके पास थी, पांडव मात्र 5 थे। फिर भी महाभारत के युद्ध में क्या हुआ यह आपको पता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो आप जाते हैं, क्या होमवर्क पर आपने देखा है कि क्या कुछ हो गया? आप कितने सीटों से कितने सीटों पर आ गए? यदि आप 2 धड़ों की ही बात करें, एमवीए की बात करें और महायुति की बात करें, आप इसी में सारे पार्टियों को मिला लीजिए, क्या वह तारतम्यता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं यह सवाल, आपने तो शायद यह भी मन बना लिया है कि अब आप एकनाथ शिंदे के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। आपने जिस प्रकार से कहा कि महायुति लोकसभा चुनाव में हार गई, फिर तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक तरफा साफ हो गया, इनका तो खाता ही नहीं खुला यहाँ पे, उनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो विधानसभा में भी जनता ने सूफड़ा साफ कर दिया, लोकसभा में तो 0 पे कर दिया, और दिल्ली चले आइए तो लोकसभा चुनाव में एक को खाता नहीं खुला। आम आदमी पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं चुनाव लड़ने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लीडरशिप चेंज के ऊपर भी बात कर रहा हूं। उसका जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब, आप ही ने तुलना की थी ना। हाँ। आपकी तुलना पे ही मैंने तुलनात्मक तरीके से आपने कहा था कि हमने सबसे बड़ा मैन पावर उतार दिया है, इसके लिए मैंने बोला था। मैं ये नहीं बोला कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मिश्रा साहब। सुनिए, तो जिसके पास सेना होगी वही तो युद्ध में उतारेगा। और हम तो कृष्ण और राम को मानने वाले, हम तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोल के अपने युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। और आपको पता है कि सेना कितनी भी बड़ी हो, जिसकी कृष्ण में आस्था है, जिसकी राम में आस्था है और जिसके साथ राम और कृष्ण है, उसको विजयी होना एकदम निर्धारित है। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी जी भी जाएंगे, कल को शिवसेना गुट के अदर नेता भी जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। इसका मतलब आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। हमारे साथ खान साहब भी जुड़े हैं, शान खान साहब भी जुड़े हैं। सुन लिए सर, सुन लिए, हम समझ गए, बाकियों को भी मौका देंगे। शान खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शान खान साहब, आपका भी स्वागत है। लेकिन चुनौती आपके लिए भी है क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक हो नहीं पाया है सर। ऐसे में यदि सिर्फ मुंबई और विदर्भ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस संभवतः ज्यादा सीटें चाहती होंगी क्योंकि वहां पे उनके काफी स्ट्रांग होल्ड भी है। लेकिन उद्धव साहब भी चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मुंबई की उन्हें दी जाए। ऐसे में आप वो फॉर्मूला कब तक सुझा पाएंगे जिससे आपको भी इस चुनाव में उतनी क्रेडिबिलिटी मिल पाए जिसकी आप अपेक्षा करते हैं? खान साहब, देखिए कुणाल भाई, महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए के चेहरे को, एनडीए की नीति को, एनडीए की विचारधारा को नकार दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में वर्तमान समय में यदि कोई बड़ा मुद्दा है तो वो भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। किस प्रकार से कुछ माह पहले बनाई गई शिवाजी की प्रतिमा ढह जाती है, किस प्रकार से कुछ माह पहले बनाए गए पुल और सड़क उखड़ जाते हैं, धस जाते हैं।
महाराष्ट्र में मुद्दा कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा है, महाराष्ट्र में मुद्दा किसानों की बदहाली है, उनकी आत्महत्याएं हैं, महाराष्ट्र में मुद्दा बेरोजगारी है। ऐसे तमाम जनहित के मुद्दे हैं जिससे भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा ने अपनी हार को सामने देख लिया है, इसीलिए भाजपा और पूरा एनडीए बौखला गया है, घबरा गया है। इसलिए देखिए आप महाराष्ट्र की राजनीति में एन केन प्रकार से कैसे चुनाव को मुद्दा विहीन किया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान वाली स्थिति लाकर खड़ी की जाए, कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, उस पर भाजपा और पूरा एनडीए काम कर रहा है। उसी के तहत एमआईएम के इम्तियाज जलील हो, चाहे एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे नितेश राणे हो भाजपा के, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, इनको मैदान में उतार दिया गया है। कैसे भी करके महाराष्ट्र के वातावरण को दूषित करना, वहां पर सांप्रदायिकता फैलाना, नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, ताकि चुनाव पूरा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और भाजपा को लाभ मिल जाए। किंतु भाजपा ये जान ले कि भाजपा की कुनीतियों को, इनके पाप को, इनके कुशासन को और इनकी जो हिंदू मुसलमान वाली जो नफरत भरी विचारधारा और रणनीति है, उसको महाराष्ट्र की जनता ने और देश की जनता ने पहचान लिया है। लोकसभा चुनाव से भी बुरा हाल जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा का और एनडीए का होने वाला है। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इनके उप मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री भी यदि चुनाव लड़ेंगे अपनी सीट से बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ओके खान साहब, हमारे साथ मुखलेख शेख साहब भी जुड़े हुए हैं एनसीपी अजीत गुट की तरफ से। शेख साहब, एक बहुत अहम सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आखिर अजीत पवार साहब को क्या ही मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरफ से यदि मैं इस कोएलिशन की बात करूं तो इस कोएलिशन में अपर हैंड अभी भी एकनाथ शिंदे साहब को ही मिल रहा है। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि यदि भविष्य में बीजेपी वहां पर साझा सरकार बनाएगी तो भी कितनी भी कम सीटें हों, शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर क्या अजीत पवार साहब सिर्फ पीछे चलने के लिए या असिस्टेंट के रूप में ही नजर आएंगे? ऐसे में आपकी पार्टी का क्या रुख है, आपकी पार्टी की क्या डिमांड है और आप आने वाले चुनाव में अपने आप को कहां पाते हैं? शेख साहब। कुणाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। देखिए, अभी ज्योतिष मैं तो नहीं हूँ, भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है अजीत दादा पवार के कार्यकर्ताओं का। ओके। कांग्रेस वाले खुद ही अपने आप को सीएम भी बना लेते हैं, या फिर अभी हमारे सहयोगी जो महायुति के हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है, तो मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। हमारे अजीत दादा पवार के लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और सीएम की बात वो बाद में देखा जाएगा। कोई भी घोषित कर ले, हर आदमी अपना पार्टी को। मैं मेरे पार्टी का सीएम जो है, मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो लोग हैं, जनता के ओपिनियन और जनता के सहयोग को देखता हुआ मैं अजीत पवार को मानता हूँ। मेरा नेता अजीत दादा पवार है, प्रफुल्ल भाई पटेल, सुनील तटकरे, सब ये लोग तय करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, जनता जब साथ देगा तब हम लोग सीएम बनेंगे या जो करना है करेंगे ना। पहले से ये सब सारे चीजें, आज लोगों के बीच में चुनाव है, उसके अंदर जो है अपने अपने कार्यकर्ता जोश में लाने के लिए, लोगों को जोश में लाने के लिए, वर्कर को, कार्यकर्ताओं को, ये सब चीजें जो कहते रहता है, हमारे लोग भी कहते हैं। हमारे अजीत पवार का भी बैनर लगता है साहब के कि सीएम बनेगा, वो जनता तय करेगी सीएम कौन बनेगा। शेख साहब, आप अजीत पवार साहब के समर्थक हैं, आपके मन में भी तो वो सपना रहता होगा ना कि आपके अजीत दादा भी तो मुख्यमंत्री पद के हकदार हो सकते हैं। सबसे कम सीटें उन्हें क्यों आवंटित की जाएंगी? कुणाल सर, वो समय बताएगा। हम 55 से लेके 60 तक का हमारी जो 60 तक हमारी जो चीजें सीट बंटवारे की बातें अमित शाह जी से जो हुई है, अभी पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है। सम्मान का भूखा है हम। हमारी पार्टी अजीत दादा पवार, सम्मान मिलेगा तो हम आगे चल के महायुति में काम करेंगे। सम्मान नहीं मिलेगा तो उसके बारे में जनता निर्णय ले लेगा और कार्यकर्ता को ओपिनियन से अजीत दादा फैसला आगे चल के करने वाले हैं। रही बात सीएम की, हर कोई चाहता है, हर कोई कार्यकर्ता, हर एनसीपी के जो अजीत गठ के हम कार्यकर्ता है, हमारे सबके दिल में
यही अरमान है कि अजित दादा पवार सीएम बने। पर जनता भी तो हमारे साथ देता हुआ दिख रहा है हर जगह। अजित पवार जहाँ जाते हैं पवार साहब, वहां पर पहले जैसे थोड़ा सा लोग नाराज थे स्टार्ट में, खासदार के चुनाव में जो हमें टाइम नहीं मिला, हम अच्छी तरह से फील्डिंग नहीं कर पाए, उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, वो हमारी भूल चूक थी। लेकिन आप हमारे जो लोग हैं कार्यकर्ता, वह जमीनी स्तर पर अजित दादा पवार के पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जोर शोर में काम पे लगे हैं। तो ये सब सारे चीजें वो तय किया जाएगा बाद में, पहले चुनाव में कौन कितना सीट लाता है। शेख साहब, बाद में क्या तय कीजिएगा? जब सबसे कम सीटों पर आप चुनाव लड़िएगा तो क्या आप उस स्टेट में रहिएगा कि आप अपने पार्टी के लीडर को सीएम बनवा सके? शेख साहब, अजित दादा पवार साहब ऐसी चीज है, उनको कोई भी अगर सरकार में शामिल करेगा तो ही सीएम बनेगा। मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, चाहे हमारे महायुति हो चाहे और कोई हुई हो, वक्त अब हम तय करेंगे। हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम उस सम्मान के मौके के लिए, सम्मान के लिए जो है हम लोग और हमारे कार्यकर्ता और जनता के लिए हम कहीं भी हो सकता है, हम विपक्षों में बैठे हो सकते हैं, हम अलग भी होकर काम करने की तैयारी करेंगे। मतलब शेख साहब, आपने अपने पत्ते अभी छुपा के रखे हैं, कभी भी आप पत्ते खोल सकते हैं। आप समझदार है, मैं आपसे ज्यादा नहीं हूँ, आप पूरे राष्ट्र के चैनल के समझदार एंकर है। ओके, वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हम जड़ तर पे विश्वास नहीं रखते। अजित दादा नेक्स्ट सीएम बनेगा ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये भी नहीं चुप बैठूंगा कि अजित दादा सीएम नहीं बने। हमारी इच्छा है अजित दादा पवार सीएम बने। शिंदे साहब अपनी जगह, देवेंद्र जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी अलग है। मेरी जो पार्टी है एनसीपी अजित दादा पवार साहब की, जनता जुड़ते जा रहा है, आया दिन मेंबर जो है बढ़ते जा रहा है और एक्टिव मेंबर हमारे बूथ वाइज से सभी को बनाया जा रहा है। तो हम क्यों ना सोचे कि अजित दादा पवार सीएम बने। ओके शेख साहब, बिल्कुल आप क्यों नहीं सोचे, आप हकदार हैं, आप हकदार हैं सोचने के लिए। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर पार्टी के कार्यकर्ता का यह मन जरूर होता है कि उसके पार्टी का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री हम विश्वास नहीं रखते। ज्योतिषवाणी हमारे अजित दादा पवार के साथ जनता है सर, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर यह डिबेट है और महाराष्ट्र की चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरे पत्ते कोई नहीं खेल रहा है और सब कुछ सीट के जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। हम लगातार महाराष्ट्र के सियासी मूड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और संभवतः बहुत जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, हो सकता है हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। अब हम मिश्रा साहब आप ही के पास आएंगे। देखिए, आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई ना। आपके खुद के अलाए कह रहे हैं कि अभी हम पत्ते नहीं खोलेंगे। कितना आसान रह पाएगा आपके लिए सर उस मान सम्मान को हर पार्टी वाइज बरकरार रखना, और कहीं सीएम की गुत्थी चेहरे के ऊपर आकर उलझ गई, क्योंकि आपने भी अभी कोई प्रोजेक्शन दिया नहीं है, तो मामला तो बहुत बुरा फंस जाएगा सर। ऐसे में विकट स्थिति महाराष्ट्र में वैसे भी जनाधार को लेकर आपके लिए उत्पन्न हो चुकी है। कैसे निपटेंगे इन सारी चुनौतियों से मिश्रा साहब? देखिए कुणाल जी, हमारी जितनी भी एनडीए के सहयोगी दल है महाराष्ट्र के, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता को ये सोचकर काम करने की पूरी आजादी है कि उनके नेता जो भी है, चाहे वो अजीत साहब हो चाहे वो शिंदे जी हो, उनका प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता को सीएम बनना देखना चाहता है। और ये प्रत्येक कार्यकर्ता की आंखों में स्वप्न होना भी चाहिए कि उनका नेता सीएम और पीएम बने। नहीं, आप मुझे इतना बताइए, फडणवीस साहब बनेंगे ना सीएम? अरे सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं ना। मैंने कब कहा कि नहीं अधिकार है उनको? मैं तो कहता हूँ शाम खान जी को भी अधिकार है ये सपने देखने के कि उनके महाराष्ट्र के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। 3 अलाए हैं, तीनों को सीएम बनवाइएगा क्या? थोड़ी ना है, 3 अलाए हैं आपके, तीनों को सीएम बनाइएगा। इधर तो कुणाल जी आपको भी अधिकार है ये सपना देखने का कि आप दिल्ली के या आप यूपी के या महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। आपको भी हमारा संविधान अधिकार देता है इस बात का, मुझे भी इस बात का अधिकार है। अब मैं आ जाता हूँ मूल मुद्दे पर। देखिए, चुनाव हम अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर लड़ेंगे और हमारे प्रत्येक सहयोगी दल को जो उनकी विधानसभा में स्थिति होगी उसके मुताबिक उनको सम्मान मिलेगा। और हमारी पार्टी और हमारा एनडीए गठबंधन सभी को समेकित रूप से सम्मानित करते हुए और सभी का सहयोग लेते हुए देश और प्रत्येक प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर अजीत पवार जी
हमारा विधायक दल नेता चुनता है तो बिल्कुल अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर शिंदे जी को चुनता है तो शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनेगा। फडणवीस साहब का नाम ही ले लेते कम से कम। हमारी पार्टी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि बड़े वाले भैया दीदी और माता जी ने कह दिया उसी को सीएम बना दो, ये वाली व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। सुन तो रहे हैं आप अपने अलाय को अपने सामने। जो भी विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा, और विधायक दल किसी को भी गठबंधन के किसी भी चुने हुए विधायक आपकी बात समझ अपना नेता चुनने के लिए स्वतंत्र। हाँ, समझ गए हम आपकी बात, लेकिन आप अपने अलाय को खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। सीधे हम आते हैं, शान खान साहब ने भी सुना है और हर पहलू से वाकिफ भी हैं। उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार अभी भी अपने अलायंस के साथ मिलजुल कर ही इंडिया गठबंधन के तहत टिका है। ऐसे में अपर एज किसका होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन खान साहब, आपने पूरी स्थिति को देखा। एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा सर। नहीं, शान खान जी भाई साहब खुद महाराष्ट्र के एक युवा चेहरे हैं। हाँ। और महाराष्ट्र की अच्छी खासी युवा शख्सियत है। मैं तो चाहता हूं कि अगर कभी महाअघाड़ी की सरकार बने तो शान खान जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, ये इनके जैसे युवा और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हो सकता है महाराष्ट्र का कल्याण। सबको सीएम बना रहे हैं आप मिश्रा साहब, आप भी सीएम बन जाइए। कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना आपकी, आप भी सीएम बनिए, क्या दिक्कत है। खैर, शान खान साहब, आपने सुना, हर पहलू से आप वाकिफ हैं। मौजूदा स्थिति में कौन कितने पानी में है यह भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में अपर एज किसको मिलेगा, जनता किसके साथ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन आप सीटों के बंटवारे और उसके पेच को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी कितनी सीट पर लड़ना चाहती है और ये सारा सीन कब तक क्लियर होगा? खान साहब। कुणाल भाई, इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर बहुत ही अच्छे और स्वस्थ वातावरण में बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से जहां पर गठबंधन होता है तो सीटों के लिए खींचतान होती है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं और विधानसभा चुनाव में भी सरकार हमारी बन रही है। इसके लिए टिकटार्थियों की, इच्छुकों की संख्या भी अधिक है, तो निश्चित रूप से थोड़ी माथापच्ची तो होने ही वाली है। किंतु एनडीए में अभी क्या चल रहा है, एनडीए में ये नहीं चल रहा है कितनी सीटें कौन लेगा, बल्कि एनडीए में ये चल रहा है कि हार के बाद ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है। फडणवीस जी के ऊपर फोड़ना है, अमित शाह जी के ऊपर फोड़ना है, मोदी जी के ऊपर फोड़ना है, या शिंदे जी पर फोड़ना है, या अजीत पवार के ऊपर फोड़ना है। और अजीत पवार की पार्टी तो स्वयं दुविधा में और भ्रम में है। कभी वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर देते हैं, वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में जिता नहीं पाए। तो बहुत भ्रम की स्थिति है भाजपा में, एनडीए में। बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं ये लोग महाराष्ट्र में। इन्होंने अपनी हार को सामने देख लिया है, इसीलिए बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और इनको अब कुछ सूझ नहीं रही है, इसीलिए कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन एकजुट है, हमारी पार्टी एकजुट है। भाजपा की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम तैयार हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए हम तैयार हैं, और जनता हाथों हाथ हमें ले रही है। और जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करके इनकी तानाशाही, इनके अलोकतांत्रिक रवैये, इनके लूट खसोट, इनके भ्रष्टाचार को नकारेगी और पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार जनता बनाने जा रही है। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आएंगे आपके पास सर। हमारे साथ राजीव रंजन साहब भी जुड़े, आते हैं आपके पास। राजीव रंजन साहब भी रेसिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं एपीएन के। सर, बहुत ही स्पष्ट सवाल है आपसे और यह सवाल काफी मायने रखता है, क्योंकि क्या बीजेपी लीडरशिप चेंज के लिए भी कुछ सोच रही है? क्योंकि आने वाले चुनाव महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप की शेप को तय करेंगे। इसलिए भी खास है क्योंकि फडणवीस साहब का फ्यूचर यानी भविष्य हमें कुछ अनसर्टन सा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से ही यह बात आ रही है कि उन्हें जितना मेहनत करके सीट जिताना चाहिए था, खासकर 24 में, उनके कैंडिडेट्स चुनने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, बीजेपी में अगर आप देवेंद्र फडणवीस जी के वो कह रहे हैं कि उनकी जो स्थिति डवाडोल है, तो ऐसा अगर कहा जाए कि बीजेपी में किसी की भी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। ओके। बीजेपी ने अपने चाल चरित्र सब बदल दिए हैं कि जो परफॉर्मर है वो उसके लिए अच्छी बात है, जो परफॉर्मर नहीं है उसे कभी भी बदला जा सकता है। अब रही बात कि क्या देवेंद्र फडणवीस की स्थिति सुदृढ़ है, तो देखिए आमतौर पर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति है जिन्होंने परफॉर्म किया है, पिछले चुनाव में भी परफॉर्म किया है, अलग अलग जगह पे जहां उन्हें प्रभारी बनाया गया है, वहां भी अपना जो दायित्व है उसे पूरी तरह से निभाया है। तो अभी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार तो थी ही नहीं,
लेकिन जिस तरीके से ये गठजोड़ करके सरकार बनी, तो उसका सारा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही दिया जाता है कि सरकार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन सरकार बनाने के साथ साथ कई आलोचनाएं भी हुई। संघ ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों के खिलाफ आप बराबर लड़ते आ रहे हैं उन्हें ही आप सरकार में शामिल कर लिए। तो ये बात थी जरूर कि मजबूरी थी सरकार बनाने के लिए, अलग अलग हकों में अलग अलग हलकों से उन्हें समर्थन लेना पड़ा और समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बनाई। अब स्थिति है कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व सौंपा जाएगा या नहीं। फिलहाल अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही सारी बैठकें हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, जो मंत्रणा हो रहा है वो भी हो रही है। और जो अब अलग अलग से चुनाव प्रभारियों की या चुनाव के जो दायित्व दिए गए हैं जो बीजेपी में लोगों में, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सर्वोपरि है, ऊपर की तरफ से है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि बहुत अभी तक नजदीकी बात नहीं आई है कि नहीं देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व नहीं दिया जाएगा या चेहरा बदला जाएगा। हो सकता है कि चेहरे कभी भी बदले जा सकते हैं, चुनाव के बाद भी चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में जाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जरूरी है जो कि तीनों का समन्वय, यानी तीन अलग अलग पार्टियां हैं उनका कोऑर्डिनेशन करे, उनके साथ लेकर चले और तीनों में ग्राह्य हो। अभी तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस हैं, तो कहीं कोई दूसरी पार्टियां यानी शिवसेना और शिंदे गुट हो या अजित पवार की एनसीपी हो, उन्होंने कहीं विरोध नहीं जताया है कि नहीं देवेंद्र फडणवीस को नहीं आना चाहिए या देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं आना चाहिए। तो अभी तक ऐसा नहीं है, सुगम है। लेकिन कांटों के राह जो हैं अभी आगे चलकर और भी हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात हो रही है। सीट शेयरिंग में किस तरीके से कौन सीटों का बंटवारा होगा, इसमें निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस की बातें उतनी नहीं होंगी जितना केंद्रीय नेतृत्व इस पर हावी होगा। और उसे वो जरूर कहा जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को जरूर ये है कि तीनों पार्टियों की जो अध्यक्ष हैं उसे मानेंगे, यानी एकनाथ शिंदे भी मानेंगे और अजित पवार भी मानेंगे। तभी कांटों भरी राह है जरूर, लेकिन ये चुनाव नजदीक है तो इन तीनों पार्टियों को मिल बैठ के जरूर एक ऐसा मंत्रणा करनी पड़ेगी जिससे राह सुगम हो सके। थैंक यू सर। लेकिन बात स्पष्ट है कि ऊपर से सब कुछ मखमली सा नजर आता है, मखमल के अंदर न जाने कितने कांटे छिपे हैं। लेकिन यह राह कितनी आसान किस पार्टी के लिए होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन कहीं ना कहीं इस मझधार में फंसता हुआ नजर आएगा, ये वक्त तय करेगा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र का वह किला कौन फतह करेगा, इसके ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बैटिंग, पॉलिटिकल बैटिंग शुरू हो चुकी है हर पार्टी की। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।